अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन पे और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी से। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब ने। आप इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं टंडरो जाम में। आइए गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला अपने हस्बे मामूल डॉक्टर रुखसार अहमद से ही करेंगे कि डॉक्टर साहब पहले ये बताइए कि हम हायर एजुकेशन की नाम लेते हैं, कभी कभी इस हवाले से कहते हैं कि प्रमोशन करते हैं, अपनी एजुकेशन को हम आगे लेकर जाते हैं। क्या वजह है कि हम सिर्फ कहने में और सुनने में या गुफ्तार के गाजी या किरदार के गाजी के हवाले से बात मशहूर है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता, एमओयू से हम निकल नहीं पा रहे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, आपको भी और डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी, इनको भी मेरी तरफ से आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से मैं खुशामदीद कहता हूँ। शाकिर साहब, पहले तो ये कि ये जो आपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया यूनिवर्सिटी टाइम, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इसमें आप वाइस चांसलर जो हैं वो जिनको मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये अकाबरीन में इनका शुमार होता है, उनको आप लोगों तक पहुँचाते हैं और जितने यूनिवर्सिटीज़ के आपने अभी तक प्रोग्राम किए हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे और आप इसमें तरक्की करें और आगे बढ़ें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक था, तो देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बातें हैं, काम नहीं है या एमओयूज़ हैं और उसपे काम नहीं हो रहा है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ ने एमओयू साइन किए हैं, मिसाल के तौर पे 10 यूनिवर्सिटीज़ से या 10 डिफरेंट इदारों से, तो उसमें से 5 पे काम हो रहा होगा, 6 पे काम हो रहा होगा, सब पे नहीं हो रहा होता है, उसमें प्रायोरिटीज़ भी होती है। यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी होती है कि किस पे पहले काम करना है, किस पे बाद में काम करना है। मैं 2 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एक्टिंग वाइस चांसलर रहा हूँ, सिंध मदरसतुल इस्लाम में भी और यहाँ पर भी। तो चीज़ें ये देखना होता है कि कौन-सा काम पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है, जिसको हम प्रायोरिटी सेट करना कहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जितने बजट हमारी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, जितना हमें जो फाइनेंसिंग होती है, वो उसके मुकाबले में जो हमारी परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान से बाहर जिनके जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, तो उनके अगर बजट देखें तो पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी का टोटल बजट देख लें और उस यूनिवर्सिटी का अकेली एक यूनिवर्सिटी का बजट देखें, तो वो भी शायद ज़्यादा होगा। तो बस ये है कि फ़तेह मोहम्मद मरी साहब जैसे डेडिकेटेड वाइस चांसलर हैं, जो अपनी मेहनत और अपनी काविशों से और अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ा अपना काम किया है, नाम बनाया है और बहुत आउटपुट दिया है। जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, और आपने अच्छी उम्दा गुफ्तगू की। प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर, हम चाहेंगे कुछ आप अपनी तालीम के बारे में हमें बताइए और इस वक्त जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उस हवाले से भी बताइए। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी शाकिर साहब, आपने इतने अहम प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और डॉक्टर रुखसार साहब जो पुराने दोस्त हैं उनसे मुलाकात का मौका मिला। हमारी ज़रा यूनिवर्सिटी आपको पता है कि सिंध में वाहिद ज़रा यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर की तालीम देती है। इस तरह से पाकिस्तान की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमसे पहले फैसलाबाद थी और ये यूनिवर्सिटी 1939 में एज एन इंस्टीट्यूट शुरू हुई। अभी 1977 से एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। उसमें जो हम तालीम देते हैं वो क्राफ्ट साइंसेस की देते हैं और एनिमल साइंसेस की देते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की देते हैं और रूरल सोशल स्टडीज की या रूरल सोशल साइंसेस की देते हैं। और हमारे पास अभी करीबन 8,000 के करीब स्टूडेंट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। उसमें कुछ अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं मेजॉरिटी में, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं जिसमें मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली हमारा काम जो है यूनिवर्सिटी का, वो आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है उसकी जो मैशत है वो ज्यादातर ज़राअत पे डिपेंड करती है। या तो ज़राअत से डायरेक्टली आती है या तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रो बेस्ड है। पाकिस्तान की इकानमी को कहते थे कि पाकिस्तान की इकानमी कॉटोनॉमिक्स है, तो कॉटन ज़ाहिर है एग्रीकल्चर से निकलती है। इसी तरह से शुगर वो भी एग्रीकल्चर से है। इसी तरह से गंदम जो हम खाते हैं
लोगों के हाथों में जब चपाती या ब्रेड आती है या चावल आते हैं, तो उनको ये अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कितने लोगों ने कितने अरसे के लिए अपनी कमिटमेंट दी, अपनी मेहनत की और ये बीज उगाए, इसकी टेक्नोलॉजी बनाई और उसके तवसल से आज हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली हमारी जो है यूनिवर्सिटी वो ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती है ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बेहतरी कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सके। आपको पता है कि सखर बराज बनने से पहले सखर बराज जो रिवर इंडस पे पहला बराज है, मीन्स फर्स्ट बराज जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो सखर बराज था। तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर हुई उस वक्त बड़ी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी और लोग जो है इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता था। ये सिंपल चावल गंदम और मछली और इसी तरह से लाइव स्टॉक की मिल्क और मीट होती थी। अभी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हर तरह के फल हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, हर तरह के फ्लावर्स हैं, हर तरह की सैलेड्स हैं। जो सैलेड्स आप कराची किसी या लाहौर या इस्लामाबाद की बड़ी होटल में मौजूद हैं, वो इसी एग्रीकल्चर से निकलती हैं। तो एग्रीकल्चर में काफी जो लोगों ने काम किया है, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का बेसिक कंट्रीब्यूशन है। गंदम में अनाज में आप देखेंगे आज से कई साल पहले हमें जो फॉरेन एड चाहिए होती थी वो गंदम की सूरत में हम लेते थे, वीट एड मिलती थी। तो अभी गंदम में हम खुद कफील हैं। हमारे एक साइंटिस्ट हैं, वो भी जिंदा हैं और लास्ट वीक हमने उनके साथ एक बड़ी रिकग्निशन का फंक्शन किया था। करम खान कलेरी, उसने TT1 की एक वैरायटी बनाई जो आम तरह पे हमारे गंदम जो 25 मन फी एकड़ से ज्यादा नहीं होती थी। अभी कुछ फार्मर ऐसे हैं जो वो बता रहे थे 110 मन फी एकड़ ले रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 50 मन फी एकड़ ले रहे हैं। तो मीन्स गंदम की पैदावार जो है वो डबल हो गई है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करती है ताकि ज़राअत को हम जदीद बना सके। उसमें फिर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे कि जदीद ज़राअत की ज़रूरियात क्या हैं, जदीद ज़राअत को किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से उसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन हो, किस तरह से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च को, एग्रीकल्चर एजुकेशन को या ओवरऑल एजुकेशन को, यूनिवर्सिटियों को, हायर एजुकेशन को रिसोर्सेज एलोकेट करे। तो उस पे हम आगे चल के बात करेंगे। सही। शाकिर ओवर अच्छा, टू यू। एक ये भी बात तो आती है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ 10-12 हैं। क्या आपस में बैठ के कोई इस तरह कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार आपस में वाइस चांसलर ने मिलके की हो, नया कोई बीज दरियाफ्त किया हो, कोई चीज़ें देखी हो, क्या ऐसा मुमकिन हुआ है कभी? अभी तो अल्लाह के शुक्र से हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में हैं, वो बड़ा क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं और इत्तेफाक से जो वाइस चांसलर साहबान हैं यूनिवर्सिटियों के, वो सारे हम ज़ाती तौर पे भी एक दूसरे के दोस्त हैं। तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है और व्हाट्सएप की वजह से एक हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी बना हुआ है। अभी बिल्कुल रिसेंटली 4 मॉडर्न डिसिप्लिन्स जिसमें हाइड्रोपोनिक्स है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, जेनोमिक्स है और इसी तरह से वो हमने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के साथ मिलके यहाँ पे 4 वर्कशॉप एट ए टाइम किए। उनके 30 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और हमारे 100 के करीब लोग थे, तो उन्होंने मिलके ये वर्कशॉप किया था। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है मुल्तान में और मैं अभी खुद गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वीसी साहब ने दावत दी, तो हमने 3 घंटे उनकी फैकल्टी से मुसलसल एक डिस्कशन की, वर्कशॉप किया, बातें की किस तरह से हम एग्रीकल्चर में कोऑर्डिनेट करें। मेरा ख्याल है इस फील्ड में काफी काम हो रहा है, लेकिन चूंकि एग्रीकल्चर हमारी मीडिया में इतनी प्रमोट नहीं होती और हमारी जो कम्युनिकेशन में इतनी चीजें नहीं आती, तो लोगों को उसका पता तब लगता है जब उनके हाथों में कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा फल, कोई बड़ा टेस्टी फल या उसकी वेजिटेबल उसके सामने आएगी, तो लोगों को लगेगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कुछ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चूंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और जो पाकिस्तान के 2 प्रोडक्ट जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी फॉरेन एक्सचेंज आता है, जैसे कॉटन है और दूसरा राइस, जहां तक मेरे इल्म में। तो हम किस तरह से इस 2 प्रोडक्ट की काश्त को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से, और क्या रोल अदा कर सकती हैं हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं? और मैं ये समझता हूँ कि पहले, अभी अगर कहीं मैं गलत हूँ उसको करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
कॉटन मेरे ख्याल में पहले पहले नंबर पे था और राइस दूसरे नंबर पे था, लेकिन अभी कॉटन की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है और राइस की बढ़ गई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? एक तो मेरा ख्याल है कॉटन में एक एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का, दूसरा एस्पेक्ट है उसकी क्वालिटी का। तो दूसरे ममालिक ने कॉटन की क्वालिटी पे ज्यादा काम किया है, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बेहतर हुई है, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट में जो बायर है हमारा, वो उसकी क्वालिटी का कंसर्न भी होता है। तो उसमें अभी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। हमारे पास एक SU1 के नाम से एक वैरायटी है जो अंडर अप्रूवल में है, अंडर प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है। वो अगर मार्केट में आती है, इसी तरह से आप देखेंगे बलूचिस्तान में जो सिबी के इलाके में या डेरा मुराद जमाली के इलाके में कॉटन होती है, उसको गुलाम मोहम्मद निशात और जो भी आप समझें कि बायर्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको खरीद करती हैं। लेकिन कॉटन की जो स्टेपल है या जो उसकी क्वालिटी है, उस पे हमें फोकस करना होगा कि ताकि हम उसमें करें। दूसरा, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को हम बेहतर करें और जो इकोनॉमी हमारी इकोनॉमिक्स कही जाती थी, उसको उसकी रिवाइवल हो। एक तो हम ये करना होगा। अच्छा, चावल में हमारी पैदावार चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ी है, नई वेराइटीज आने की वजह से और चीजों की वजह से हम बड़ी क्वालिटी की चावल प्रोड्यूस करते हैं, बासमती करते हैं, सेला करते हैं, और इरी के जो स्टिकी राइस है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और उसकी दुनिया में आपको पता है फूड की बड़ी डिमांड है, और खास तौर पे ईस्ट एशियन कंट्रीज या सारी दुनिया, हमसे यूरोप इवन चावल लेता है। तो वो ये जो चावल है स्टिकी राइस है, जिसको हम इरी 6 इरी 8 कहते हैं आम जुबान में। आप अगर शॉप पे जाएं तो आप कहते हैं कि ये दे दें हमें, इरी 6 और इरी 8 दे दें। तो वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपीन ने ये वैरायटीज बनाई थी, और पाकिस्तान में भी हमने वो वैरायटीज अडॉप्ट की थी। अभी इंटरेस्टिंगली फिलिपीन चाहता है कि हम ये सेम प्रोडक्ट जो हमारे चावल की है इरी 6 और इरी 8 की, हम उनको एक्सपोर्ट करें। फिलिपीन थाईलैंड से और जगहों से इंपोर्ट करता है, लेकिन उसकी चूंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अपनी प्रोडक्शन कम है, तो वो हमसे भी इंपोर्ट करना चाहता है। तो इसकी वजह से एक तो हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन कॉटन की क्वालिटी पे, जिसमें उसकी शाइनिंग है, उसकी जो फिनिशिंग है, जी। उसकी जो फाइननेस है, उस पे हमें काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज इसी हवाले से, चूंकि आप माशाल्लाह एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो आप उस जगह पर हैं कि जहां आप पॉलिसी बना सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से, और बहुत कुछ इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़े अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं, जहां हमारे मिनरल्स हैं, जहां हमारे पहाड़ हैं, हमारे पास माइंस हैं। तो एग्रीकल्चर भी उसमें से एक है। तो अब जो मेरी मेरी अपनी मैं मैनेजमेंट साइंस या लॉ का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसको एग्रीकल्चर को ज्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जो मेरे समझ में आई और मैं आपसे भी उसमें राय लूंगा कि हर चीज के जो जो चीज जो मशीनरी जो मैन मेड चीज है, यानी जो इंसान बनाते हैं, जैसे चाइना के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें तो वक्त के साथ साथ उन प्रोडक्ट की कीमत कम से कम होती चली जा रही है। यानी अगर हम कंप्यूटर्स में देखें, अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें, हार्डवेयर में देखें, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता सस्ती हो रही है और चूंकि अब बहुत ज्यादा बन रही है। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे वो गंदम हो, राइस हो, और चीजें हो जो जमीन से, वो वक्त के साथ साथ उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है और ये जमीन से प्रोड्यूस होते हैं। यानी इसमें कुदरती अमल भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं ये कहूँगा नेचुरल ये एक प्रोडक्शन है। तो उसमें पाकिस्तान बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री, हम क्या क्या करें, क्या हो, पाकिस्तान किस तरफ जाए कि जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्री है वो और ज्यादा प्रोडक्शन में आए, और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे। राइस है तो राइस, और कॉटन तो कॉटन, और हम चूंकि जब चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो एक्सपोर्ट भी होगा, तो अल्टीमेट है। तो इसमें आप क्या राय देते हैं? मेरे ख्याल है इसमें दो चीजें हैं। एक तो नो डाउट हमें प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिव होना है, तो मीन्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है, उसमें कोई शक नहीं है, और हमेशा उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी भी हम देखेंगे तो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा हैं।
हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमें उस पे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसमें कास्ट ऑफ इनपुट भी एक फैक्टर है, क्योंकि कास्ट ऑफ इनपुट उसमें फर्टिलाइज़र महँगे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है पैदावार पे होगा और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे और प्राइसेज़ पे भी होगा। इसी तरह से पानी को अगर हमारे पास तो लकीली ज़्यादा ग्रेविटी फ्लो है कि पानी को हमें पंप नहीं करना पड़ता, लेकिन काफ़ी जगहों पे पानी को पंप करना पड़ता है, तो उसमें कास्ट ऑफ फ्यूल अगर ज़्यादा जाता है तो मीन्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से प्राइसेज़ अफ़ेक्ट होती हैं। एक तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से अफ़ेक्ट होती हैं, दूसरा हमारे पास हमने उस तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है कि हम कॉम्पिटिटिव हो जाएँ और हमारा जो काम करने वाले लोग हैं, वो एफिशिएंट हो जाएँ ताकि हम लॉसेस कम करें। अभी भी हमारे फूड लॉसेस एफएओ ने स्टडी की है कि वो कम से कम जो सीरियल्स हैं, उसमें 17% है और जो हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, उसमें 40 से 50% लॉसेस हैं। उसको कम अच्छा करेंगे तो नेचुरली जी, नेचुरली प्राइसेस ज़्यादा कम हो जाएँगी। लेकिन तीसरा जो मेजर फैक्टर है, जो जी, आपने जी। जिस तरह से कहा है कि कंप्यूटर की प्राइसेस कम होती हैं और एग्रीकल्चर की प्राइसेस क्यों कम नहीं होती? तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है। आप जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएँगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि वो वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती हैं। और एग्रीकल्चर में जो रिटर्न्स टू स्केल वो कांस्टेंट है। मीन्स अगर 1 एकड़ लगाते हैं और सेम वो एक टेक्नोलॉजी हो, 2 बिल्कुल। एकड़ लगाएँगे तो डबल होगी, ट्रिपल पैदावार नहीं हो सकती। तो वो इसमें चूँकि थ्योरेटिकली ये जी, प्रोडक्शन फंक्शन हम तो पढ़ाते हैं, उसमें रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट है, तो एक फैक्टर ये भी है। लेकिन दूसरे फैक्टर जो मैंने इससे पहले आपसे ज़िक्र किया, वो भी जी। बड़े इम्पोर्टेंट है। अच्छा, शाकिर साहब की इजाज़त से शाकिर साहब कहेंगे कि वो उन्होंने सवालात पूछ रहे थे, लेकिन मैं चूँकि ये मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, जो जो मेरा अपना ख़्याल है और माशाल्लाह अच्छी ज़मीन है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन को यूटिलाइज़ कर लिया है या अभी यूटिलाइज़ करना बाकी है? एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख़्याल है देखें, एक तो क्रॉपिंग हम तकरीबन सारी ज़मीन पे कर रहे हैं। हमारे पास 22 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन है, जो फसल के लिए अवेलेबल है, जो फ्लैट लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है। उसमें जनरली हम क्रॉपिंग करते हैं। एरिड एरियाज़ पे हमने फ़ोकस कम किया है, जिसमें पोटोआ रीजन हो सकती है, जिसमें थल हो सकती है, जिसमें यहाँ डेज़र्ट हो सकती है, जहाँ यहाँ पे खीरथर नेशनल पार्क या खीरथर जो हिल हिल सीरीज़ है, ऊपर सुलेमान हिल सीरीज़ हैं। तो इनके दरमियान में जो ज़मीन है या इनके सराउंडिंग्स में जो ज़मीन है, वो इतनी कल्टीवेटेड नहीं है, अदरवाइज़ हमने कल्टीवेशन सारे एरिया पे की हुई है। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कि हम इतनी ज़मीन पे इससे ज़्यादा एक्चुअली पैदा कर सकते हैं। अगर हम हाईवे टू क्रॉप से जाएँ, अगर हम रिसर्च पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा रिसर्च करें, नई चीज़ें लेके आएँ, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें और नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ, तो उससे और नए बीज और इस तरह से नए ब्रीड्स, लाइवस्टॉक के सीड इम्प्रूवमेंट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ये सारे फैक्टर हैं। तो ये जो अवेलेबल ज़मीन है, जो जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उससे हम ना फ़कत अपने लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, लेकिन हम इससे फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स। अभी तो हम देखें एग्रीकल्चर की, बीइंग एग्रीन कंट्री और एग्रीन इकोनॉमी, लेकिन एग्रीकल्चर की जिस चीज़ का नाम लें, किसी न किसी फॉर्म में हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। हम कॉटन भी इम्पोर्ट करते हैं, बाज़ औक़ात हम गंदम भी इम्पोर्ट करते हैं, शुगर भी इम्पोर्ट करते हैं, इसी तरह से दूध भी इम्पोर्ट करते हैं, तो ड्राई ड्राई मिल्क, एडिबल ऑयल्स सारे अब इम्पोर्ट करते हैं और एक पल्सेस इम्पोर्ट करते हैं। तो एक सॉरी सवाल जी, शाकिर है साहब। एक सवाल ये है कि जैसे किसानों को जिस तरह देखा जाए तो बहुत सारे प्लाटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं, जो किसान हैं हमारे, जो खेत को अच्छी तरीक़े से समझते हैं, आप समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ के जो बच्चे वहाँ पर जाएँ ज़्यादा उनमें जो वक़्त गुज़ारें और वहाँ प्रैक्टिकल ये चीज़ें देखें उनके साथ, क्या ऐसा मुमकिन है? मेरा ख़्याल है, बिल्कुल है। अभी आप देखेंगे इस साल पंजाब गवर्नमेंट ने जो व्हीट की कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ एंगेज किया। तो उन्होंने आप समझें कि 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एज़ एन इंटर्न लिया और उन्होंने सारी ग्रो मोर व्हीट कैंपेन चलाई। तो हर जगह पे, हर गाँव में, हर देहात में, हर यूनियन काउंसिल में, हर टाउन कमेटी में कोई ना कोई बंदा
इसकी वीट मतलब ग्रो मोर वीट को कैंपेन को प्रमोट कर रहा था, उससे दो तरफ का फायदा होगा। स्टूडेंट को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी और फार्मर्स को जो थ्योरेटिकल नॉलेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जो उनके टीचर्स के पास अवेलेबल है, वो उनको मिल जाएगी। और एकेडमिया और इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है, फार्मर्स भी दो फर्म्स हैं छोटे से ही, लेकिन वो उनका लिंक बढ़ जाएगा, तो उसमें बड़ा स्कोप है। हमारी यूनिवर्सिटियां, जैसे आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कि ये एमओयूज भी जरूरी है करना, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें हमें बेसिक रिसर्च से आगे निकल के अप्लाइड रिसर्च पे या प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च पे तो सर या सर आउटरीच पे या कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। एक एक सवाल ये है कि इस वक्त कोलैबोरेशन, अगर कोलैबोरेशन की बात करें तो मुख्तलिफ ममालिक में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ज़रूर होंगी। तो क्या इस तरह कोई है कि वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, हमसे एग्रीकल्चर सीखें? तो क्या ऐसा मुमकिन है? हमारे पास पढ़ने आते थे, बहुत सारे सारे बच्चे आते थे। हमारे क्लास फेलोज काफी ममालिक के थे, मिडल ईस्ट के होते थे, अरब कंट्रीज से होते थे, अफ्रीकन ममालिक से होते थे, इवन एशिया के काफी ममालिक से होते थे। लेकिन उसके बाद में कुछ वजूहात की वजह से हमारे पास जो फॉरेन स्टूडेंट्स का इंटेक था वो कम हो गया है। अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की या जनरली जो सारी एजुकेशन है पाकिस्तान की, वो काफी ममालिक के कंपैरिजन में बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो अभी भी फॉरेन के स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं, उनको आना चाहिए। इसी तरह से हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स को बाहर जाके उन ममालिक में जिन ममालिक को जरूरत है, उस ममालिक में अपनी सर्विसेज देने चाहिए। तो एक तो बायलैटरल इस तरह के या मल्टीलैटरल लिंकेजेस हो सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने ट्रेडिशनली जो दुनिया के सारे ममालिक हैं उनके साथ हमारे एमओयूज भी हैं, हमारे फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, हमारे टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं। उसमें हमारे लोग भी जाते हैं, उनके लोग भी हमारे पास आते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे अफ्रीकन ममालिक में और मिडल ईस्ट में, अब अरब ममालिक में, नॉर्थ अफ्रीका में, वहां पे हमें जाके अपनी सर्विस जरूर देनी चाहिए। तो सर तमाम जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हैं, वो आपस में मिलके कोई ऐसा कोई सेमिनार, ऐसा वर्कशॉप बनाए जिसमें किसान भी आए, उसमें स्टूडेंट्स भी हों, तो एक 3-4 दिन का इस तरह कोई हो सकता है? जिस तरह एक्सपो, अगर हम देखते हैं कराची में जब एक्सपो लगती है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो सब सारी दुनिया को पता चलता है। तो क्या ऐसा यूनिवर्सिटी अपने आप को मार्केटिंग करने के लिए कोई एक्सपो कर सकती है? क्या इस तरह मुमकिन है? मेरा ख्याल है बिल्कुल कर सकते हैं, हम एक तो करते रहते हैं। तकरीबन ये फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है जो यूनिवर्सिटियां करती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स जिसमें फार्मर्स भी आए और इंडस्ट्री के लोग भी आए। लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो एक्सपो जैसे आपने कहा, ये कैटल एंड हार्स शो होता है, उसमें हम एज ए यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी तरह से कराची में और लाहौर में और इस्लामाबाद में कोई एक्सपो है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें। और कहते हैं ना कि जितना ज्यादा काम करें उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, कोई रिसाला वगैरह है, कोई मैगजीन वगैरह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आपस में मिलके कोई ऐसा रिसाला या मैगजीन निकालते हो जिसमें आगाही मिलती हो स्टूडेंट्स को, आम किसान को भी, लोगों को भी? ज्वाइंट तो नहीं है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी अपने हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से रिसर्च जर्नल भी निकलते हैं, वो रेगुलरली शेयर होते हैं जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ। इसी तरह से मैगजीन्स भी निकलते हैं, न्यूज़लेटर्स भी निकलते हैं, प्रेस रिलीज भी जाती हैं। वेबसाइट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं, आप जिस यूनिवर्सिटी की अगर जाएँ वेबसाइट पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सारे हमारे पीएचडी के थीसिस, सारे हमारे एमएससी के थीसिस, और जो हमारे लोग हैं उनकी रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, उनके एनालिसिस, उनके टीवी टॉक्स, उनके रेडियो टॉक्स, वो सारे हमारे मौजूद हैं वेबसाइट्स पे और हर यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा सर, एक 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 सवाल ये भी है कि डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी साहब जो है प्रोफेसर भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं। सवाल ये है कि आपकी जो पीएचडी है वो किस शोबे में है? मेरी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। सही। तो पाकिस्तान से आपने की है या पाकिस्तान से बाहर? मैंने पाकिस्तान में ही की है, कुछ उसका काम मैंने बाहर किया है, लेकिन फाइनली पाकिस्तान में डिग्री अवार्ड हुई है मेरी। तो किताबें वगैरह आपने लिखी हैं कुछ ऐसी जो यानी अवाम उन्नास के लिए? मेरा ख्याल है मेरे काफ़ी पेपर्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसमें। और उसमें अभी जो करंट चैलेंजेस हैं, जिस तरह से पानी का मसला आपने जिक्र किया था, तो मेरा एक पेपर है उसमें हमने एनालाइज करने की कोशिश की है
कि पानी में एग्रीकल्चर और म्यूनिसिपैलिटीज और इंडस्ट्रीज इनके कॉम्पिटिंग डिमांड्स हैं, तो किस तरह से हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, वो अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में, जिसमें हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन और वेदर टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी है, तो उस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की वेरिएबिलिटी की वजह से किस तरह के चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह से एड्रेस करें, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। इस तरह के बेंचमार्क पेपर, जैसे ये अगर कोई इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन की जगह है जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइट्स हैं, सेंसिटिव साइट्स हैं, रामसर साइट्स हैं, उसकी किस तरह से हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। अताबाद झील पे हमने एक पेपर लिखा जो नॉर्दर्न एरियाज में है। इसी तरह से यहाँ कींजर झील पे हमने एक पेपर लिखा। मुख्तलिफ पेपर्स हैं जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, और खास तौर पे फिर मार्केट जो शुरू में रुखसार साहब ने बात की, वो तो मेरा पसंद का सब्जेक्ट है, उस पे मैंने काफी लिखा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारे कौमी हीरो तो वाइस चांसलर हैं जो इतना काम कर रहे हैं। एजाज़ात बहुत सारे हैं पाकिस्तान में जो सरकारी तौर पर मिलते हैं, तो आपको भी मिले होंगे यकीनन। जो डॉक्टर रुखसार साहब जैसे बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, तो सर भी कह रहे थे कि एजाज़ात जो होता है ना सरकार जब देती है तो बहुत खुश होती है। आप ये बताइए कि कोई आपको एजाज़ात मिले हों या तमाम जो वाइस चांसलर उन सबको एजाज़ात मिलते हैं, आपको कोई ऐसे एजाज़ात मिले हैं अभी तक? मेरा एक मतलब प्रोसेस हुआ था, लेकिन वो अभी कंसिडर नहीं हुआ है। लेकिन हमारे कई लोग जो डिजर्व करते हैं उसको सिविलियन अवार्ड देते हैं। उसको आपको पता है, सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज, और फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और इस तरह के हिलाल इम्तियाज, ये अवार्ड मिलते हैं, वो जो नेशनल लेवल के अवार्ड हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसर्चर और इस तरह के अवार्ड्स हैं, वो मिलते हैं। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको फर्स्ट पोजीशन मिलती है, वो एक तरह का एजाज है। सेकंड पोजीशन मिलती है, वो एक तरह का एजाज है। तो इस तरह के कुछ एजाज हमें मिले हैं, और कुछ एजाज जिंदगी में अगर हमने अच्छा काम किया तो जरूर मिल जाएंगे। डॉक्टर रुखसार साहब, आखिरी आपसे भी सवाल है। ये बताइए कि जो फेलोशिप होती है, तो फेलोशिप कब दी जाती है? क्या तरीक़ेकार होता है उसका? अच्छा, देखिए डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जो प्रोफेशनल होते हैं खास तौर पर, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो प्रोफेशनल होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, जैसे मेडिकल का है, या लॉ में है, या दूसरी जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, जिस तरह से अकाउंटिंग की सोसाइटीज़ होती हैं, मेडिकल की सोसाइटीज़ होती हैं। तो वो उनके पास तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होता है कि जो उनके पास लोग पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पहले वो उनको मेंबरशिप देते हैं, जिसको एसोसिएट मेंबरशिप कहते हैं। और उसके बाद एक वक़्त गुज़रने के बाद, कहीं 5 साल है, कहीं 10 साल है, कहीं 4 साल है, डिफरेंट उनके वो उन्होंने टाइम दिए होते हैं। उसके बाद उन मेंबर्स को वो फेलोशिप दे देते हैं। तो वो सीनियर किस्म के मेंबर होते हैं, जो फेलो होते हैं। फेलोशिप जिस तरह से आपने अक्सर नाम सुना होगा, एफआरसीएस, डॉक्टर्स के आगे लिखा होता है। एफआरसीएस का मतलब है फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी। इसी तरह से आपने एफसीएस सुना होगा। तो एफसीए क्या है? ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो ये बेसिकली एसीए होते हैं, एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एफसीए जो कहलाता है, वो कहलाता है फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसी तरह आईसीएमए में एफसीए में होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो उसको भी, उसकी भी फेलोशिप होती है। कुछ और सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी ऑफ सेक्रेटरीज़ हैं, सोसाइटी कुछ ऐसी वो बने हुए हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट के हैं, एफआरएम होता है उसपे, उसमें होता है फेलो ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये फेलोशिप होती हैं, और ये फेलोशिप बहुत सीनियर लेवल पर होती हैं। इसको अगर हम समझें, नॉन लॉ में तो पीएचडी होता है, और नॉन मेडिसिन में पीएचडी होता है, लेकिन लॉ की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में फेलोशिप जब आती है, तो फेलोशिप तकरीबन इक्विवेलेंट होती है पीएचडी के, जो एचईसी ने उसको इक्विवेलेंसी दी है। तो वो कि अगर हमने अदर साइंसेस के अंदर पीएचडी किया हुआ है, तो उसको वही वेटेज मिलता है, यानी उसकी बेस पे प्रोफेसरशिप मिल जाती है। जैसे पीएचडी जो है, वो प्रोफेसरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो मेडिकल में, लॉ में पीएचडी की कंडीशन नहीं है, पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ में ज़रूरी नहीं है पीएचडी लॉ हो, मेडिसिन में, मेडिकल में ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी हो, लेकिन अगर फेलो होता है, तो उसको वो पीएचडी के बराबर इक्वेट किया जाता है। जी।
जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, पर सवाल तो एक रह गया, मैं कहता हूँ ये भी कर दूँ उसके बाद सवाल सर आपसे करूँगा डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब, जैसे सर ने फेलोशिप की बात की। मैं मालूम करना चाहूँगा कि तमाम वाइस चांसलर आपस में मिलके एक फेलोशिप के लिए एक सोसाइटी बनाएँ और वो बड़ा कोई एज़ाज़ दें, जैसे हायर एजुकेशन भी अब देने शुरू किया हुआ है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एक तो हायर एजुकेशन कमीशन देती है बेस्ट टीचर अवार्ड, और इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन देती है बेस्ट रिसर्चर अवार्ड। फिर हम क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में उसकी कंपटीशन करा के उसमें हम फिर देखते हैं किस तरह से वो अवार्ड मिले। अभी हायर एजुकेशन कमीशन में एक बनाया है नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने मुख्तलिफ इस तरह के जो आपका आइडिया है कि फेलोशिप के प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। उसमें विमेन लीडरशिप है, तो उसके लिए उन्होंने फेलोशिप की है, और डिसिप्लिन्स में फेलोशिप करने के लिए वो करेंगे। फिर जो इंटरनेशनली फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, उसमें फुलब्राइट है और उसमें आस्टन एंडेवर अवार्ड है, तो उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अप्लाई करते हैं और उस तरह के फेलोशिप पे बाहर जाते हैं। तो वो फेलोशिप उस तरह से है जिसमें आप जाके कोई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल बाहर किसी खास टॉपिक पे काम करें और उसकी एक्सपर्टी भी लेके आएँ, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करें। तो वो एक नेशनल लेवल पे होता है, और यूनिवर्सिटियाँ भी मेरा ख़्याल है कुछ उसमें कर सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को कितनी हद तक करना चाहिए कि अपनी फेलोशिप शुरू करें। इस तरह से अगर हम अपनी फेलोशिप शुरू करें, तो पाकिस्तान में सवा 200 यूनिवर्सिटियाँ हैं, फिर वो फेलोशिप का एक एडिशनल जो है ना काफ़ी काम है। हमें एक स्टूडेंट और उसकी जो एजुकेशन और उस पे काफ़ी काम करना होता है, एक ये है। दूसरा, जिस तरह से रुखसार साहब ने शुरू में कहा था कि हम बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज़ में ऑपरेट करते हैं। तो उसमें भी फिर इस तरह के चीज़ों को बड़ा देखा जाता है किस तरह से उसको करना चाहिए। लेकिन वो नेशनल लेवल पे इस तरह के पाकिस्तान में काफ़ी मौजूद हैं। साइंस फाउंडेशन का अलग है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का अलग है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और इन्होंने भी उस तरह से एग्ज़ैक्टली फेलोशिप नहीं, लेकिन जो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम है, वेटरनरी ने, मेडिकल काउंसिल ने, एग्रीकल्चर काउंसिल ने, वो काफ़ी किए हुए हैं। तो उसमें लोग उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और बड़ा मतलब जो एक नेशनल इंटीग्रेशन होती है ना, कि हर जगह से बंदे आएँ और आपस में बात करें और कलेक्टिवली किसी इश्यू को एड्रेस करें, तो वो इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी हद तक मौजूद है। डॉक्टर रुखसार अहमद जी। साहब कोई पैगाम देना चाहें? अब मेरा पैगाम हमेशा की तरह वही होगा कि पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए है, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो, दिल से करो, और जो काम भी करो ईमानदारी से करो। प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब कोई पैगाम, कोई मशवरा, कोई आइडिया? मेरा ख़्याल है एक तो जिस तरह से डॉक्टर वसार साहब ने कहा है, बिल्कुल दिल से, ईमानदारी से मुल्क के लिए काम करें और एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ के साथ काम करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें जो भी हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पे नौजवान ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, उनको ज़्यादा एजुकेशन पे और स्किल्स पे फ़ोकस करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हों और ज़्यादा वो जो आप समझें कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। तीसरा, एग्रीकल्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमारे सबको उसको फ़ोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपने हमें वक़्त दिया और मुफ़ीद मालूमात दी। प्रोफ़ेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारी रहनुमाई की। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।